दिन अपने कई नज़दीकी लोगों की मौत का शोक मनाते हुए बीते थे। उस दौरान न सिर्फ उनकी मां हमीदा बेगम और दो बेटों ने अंतिम सांस ली, बल्कि उनके सबसे बड़े बेटे सलीम ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। जब उनके नवरत्नों में से एक बीरबल को कबायलियों ने मार दिया, अकबर ने 2 दिनों तक खाना और पानी को हाथ नहीं लगाया। अपनी मां के बहुत इसरार पर उन्होंने खाना शुरू किया। बरके अकबर की जीवनी अकबर द ग्रेट मुगल में लिखते हैं, अकबर के 2 बेटों मुराद और दानियाल ने शराब पी पी कर बहुत कम उम्र में अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। उनका तीसरा बेटा सलीम भी शराबी था। उसने न सिर्फ अकबर के खिलाफ विद्रोह किया, बल्कि उनके सबसे करीबी सलाहकार अबुल फजल की हत्या करवा दी। एक पिता के रूप में अकबर की नाकामयाबी उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। अकबर को अबुल फजल की मौत की खबर शेख फरीद बख्शी बेग ने दी। खबर सुनते ही अकबर जोर से चिल्लाए और बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। कई दिनों तक वो रंज में रहे। उन्होंने असद बेग से कहा, अगर सलीम बादशाही बनना चाहता था तो उसे मुझे मारना चाहिए था और अबुल फजल की जिंदगी बख्श देनी चाहिए थी। असद बेग ने लिखा, उस दिन अकबर ने न तो अपनी दाढ़ी बनवाई और न ही अफीम खाई। पूरा दिन उन्होंने रोते हुए बिताया। वो कई दिनों तक रोते रहे और अपने बेटे सलीम को उनके किए पर कोसते रहे। इनायतुल्लाह ने, जिन्होंने अबुल फजल के बाद उनकी जीवनी अकबरनामा पूरी की, लिखा, अकबर ने इस अपराध के लिए सलीम को कभी भी माफ नहीं किया। सलीम से अकबर का मनमुटाव उनकी मौत के 16 साल पहले शुरू हो गया था। अपनी पहली कश्मीर यात्रा के दौरान अकबर ने यात्रा के बीच रोक गई शाही महिलाओं को उनके पास लाने की जिम्मेदारी सलीम को दी थी, लेकिन वो खराब सड़क का बहाना बनाकर बिना उन्हें लिए अकेले वापस आ गए थे। अबुल फजल अकबरनामा में लिखते हैं, हो सकता है कि ये बात सही रही हो, लेकिन अकबर अपने हरम की महिलाओं का बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। उनका गुस्सा मशहूर था। गुस्से में भरे अकबर मूसलाधार बारिश के बीच खुद घोड़े पर सवार होकर उन महिलाओं को लाने चल पड़े। उन्होंने आदेश दिया कि सलीम को उनके सामने न लाया जाए। उसी साल 9 जुलाई को अकबर के पेट में भयानक दर्द शुरू हुआ। दर्द की बेखुदी में उन्होंने अपने बेटे पर उन्हें जहर देने का आरोप लगाया। 2 साल बाद जब अकबर फिर कश्मीर गए, सलीम ने बिना अनुमति उनके तंबू में घुसने की हिमाकत की। नाराज अकबर ने फिर हुक्म दिया कि सलीम उनकी नज़रों के सामने न आए, लेकिन कुछ समय बाद अकबर ने सलीम को माफ़ कर दिया। जब 2 मई 1599 को अकबर के बेटे मुराद की मृत्यु हुई, तो अकबर ने उनकी जगह सलीम को दक्षिण भेजने का फैसला किया, लेकिन सलीम निर्धारित समय पर पहुंचे ही नहीं और अकबर को मजबूरी में अपने दूसरे बेटे दानियाल को दक्षिण भेजना पड़ा। अकबर ने भी खुद दक्षिण जाने का फैसला किया। अकबर ने सलीम को मुगलों का विरोध कर रहे मेवाड़ के राणा पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी भी दी, लेकिन इस बार भी सलीम ने अपना सारा समय शराब पीने में बर्बाद किया। वो अजमेर में ही रुक गए और आगे गए ही नहीं। सलीम ने इलाहाबाद जाने का फैसला किया और राजधानी में अकबर की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए गद्दी पर कब्जा करने की कोशिश की। इलाहाबाद पहुंचकर सलीम ने खजाने के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। असीरगढ़ पर कब्जा करने के बाद अकबर अहमदनगर पर भी चढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन सलीम से निपटने के लिए उन्होंने तुरंत आगरा लौटने का फैसला किया। मार्च 1602 में सलीम ने अकबर को संदेश भिजवाया कि वो अकबर से मिलकर अपना सम्मान प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन अकबर को इस पेशकश में ईमानदारी की बू नहीं आई।
इसलिए उन्होंने सलीम से मिलने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद खबर आई कि सलीम 30,000 सैनिकों के साथ आगरा की तरफ बढ़ रहा है। अबुल फजल लिखते हैं, अकबर ने सलीम को कड़ा संदेश भेजा कि तुम्हारी सुरक्षा इसी में है कि तुम इलाहाबाद वापस लौट जाओ। अगर तुम वाकई मेरी सेवा करना चाहते हो तो अकेले दरबार में हाजिर हो। सलीम को बात समझ में आ गई और वो इटावा से वापस इलाहाबाद के लिए लौट गए। सलीम को सत्ता के केंद्र से दूर रखने के लिए अकबर ने उसे बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया, लेकिन सलीम ने वहां जाने से इनकार कर दिया। इस बीच अकबर की मां हमीदा बेगम और बुआ गुलबदन बेगम ने पिता पुत्र के बीच तनाव को दूर करने की मुहिम शुरू की। उन्होंने अकबर से अनुरोध किया कि वो सलीम को माफ़ कर दें। अकबर के मन में इन दोनों महिलाओं के लिए बहुत सम्मान था, इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली। उन्होंने अपनी वरिष्ठ पत्नी सलीमा को सलीम को अपने पास लाने के लिए भेजा। अबुल फजल लिखते हैं, उनके साथ अकबर ने सलीम के लिए एक हाथी, एक घोड़ा और एक पोशाक उपहार के तौर पर भेजी। जब सलीम सलीमा के साथ आगरा के नज़दीक पहुंचे तो उन्होंने एक अनुरोध भिजवाया कि उनकी दादी उनका हाथ पकड़कर बादशाह के सामने ले जाएं ताकि वो अपना सिर उनके पैरों पर रख सके। अगले दिन शहजादे सलीम ने अकबर के पैर पर अपना सिर रखकर उनसे माफ़ी मांगी। अकबर ने उन्हें गले लगाया और उनका 350 हाथियों और 12,000 सोने के सिक्कों का तोहफा स्वीकार किया। सलीम के मन को शांत करने के लिए अकबर ने अपना साफा उतारकर अपने बेटे के सिर पर रख दिया। ये इस बात का संकेत था कि अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में सलीम की स्थिति में कोई फर्क नहीं आया है। लेकिन 1604 आते आते सलीम के विद्रोह की खबरें एक बार फिर अकबर के कानों में पड़ी। इस बार उन्होंने तय किया कि वो सलीम को नियंत्रित करने के लिए खुद अभियान पर निकलेंगे। भारी वर्षा के कारण उनके निकलने में देरी हुई। इस बीच खबर आई कि उनकी मां हमीदा बेगम गंभीर रूप से बीमार हैं। अकबर वापस आगरा लौट आए। इनायतुल्लाह अकबरनामा में लिखते हैं, अकबर अपनी मां की बगल में बैठे रहे। उन्होंने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। दुनिया का महानतम जीवित बादशाह अपनी मां से आखिरी बार बातचीत नहीं कर सकता था। 29 अगस्त 1604 को हुमायूं की पत्नी और अकबर की मां ने बेहोशी की हालत में अंतिम सांस ली। अकबर ने अपने सिर के सारे बाल और मूंछ मुंडवा दी, अपना साफा उतार दिया और शोक के कपड़े पहन लिए। लेकिन इसके बाद से ही प्रशासन पर अकबर की पकड़ धीमी पड़ने लगी। उस समय अकबर के बनाए चित्रों में दिखाई देता है कि उनके बाल सफ़ेद हो गए थे और उनके चेहरे पर दुख की लकीरें साफ दिखाई देने लगी थी। 22 सितंबर 1605 को पेट के दर्द के साथ अकबर की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। उनके डॉक्टर हकीम अली जिलानी को बुलाया गया। हकीम ने बादशाह से कहा कि कोई दवा लेने से पहले 1 दिन तक वो कुछ भी न खाएं न पिएं। अगले दिन उन्हें पीने के लिए सिर्फ सूप दिया गया। उनके चिकित्सक हकीम अली इस बात का पता नहीं लगा सके कि उनको मर्ज क्या है। दिन पर दिन उनकी हालत बिगड़ने लगी। इनायतुल्लाह अकबरनामा में लिखते हैं, बीमारी के शुरू के दिनों में अकबर ने रोज़ झरोकाए दर्शन की रस्म निभाई, क्योंकि वो आम जनता को ये आभास नहीं देना चाहते थे कि वो गंभीर रूप से बीमार हैं। लेकिन फिर उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया, लेकिन इसके बावजूद वो बोलकर शाही हुक्म लिखवाते रहे। लेकिन 10 दिन बाद बुखार ने उनको जकड़ लिया और उनका शरीर कमज़ोर होता चला गया। 27 अक्टूबर 1605 को अकबर ने अंतिम सांस ली। उस समय उनकी उम्र 63 साल थी और वो 49.5 वर्षों तक भारत पर राज कर चुके थे। अकबर के अंतिम दिनों में अकबर के 2 सबसे नज़दीकी सहयोगियों मान सिंह
और अजीज कोका ने उनका उत्तराधिकारी चुनने के लिए सभासदों की एक बैठक बुलाई। उन दोनों व्यक्तियों ने सभा को याद दिलाया कि अकबर की भावनाएं सलीम के पक्ष में नहीं हैं। असद बेग अपनी किताब वाक़या असद बेग में लिखते हैं, मान सिंह और अजीज ने बैठक में शामिल लोगों को बताया कि अकबर सलीम को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते। उन्होंने सलीम की जगह उनके बेटे खुसरो का नाम प्रस्तावित किया, लेकिन अकबर के एक और दरबारी सईद खां बराहा ने सलीम का समर्थन किया और बैठक छोड़कर बाहर आ गए। सलीम ने यमुना नदी के उस पार अपना शिविर लगाया हुआ था। इरा मुखौटी अपनी किताब अकबर द ग्रेट मुगल में लिखती हैं, राजा मान सिंह ने सलीम की गद्दी की दावेदारी की संभावना को ख़त्म करने की कोशिश की। यहाँ तक कि जब सलीम नाव से आगरा के किले आए तो उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करवाने की कोशिश भी करवाई, लेकिन सलीम को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि वो किले में न घुसें वरना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो नाव से वापस अपनी हवेली चले गए। वो अपनी हवेली में अपने भविष्य के बारे में किए जाने वाले फैसले का इंतज़ार करने लगे। शाम तक फिज़ा सलीम के पक्ष में हो गई थी। सबसे पहले शेख फरीद और सईद खां बराहा उनको मुबारकबाद देने पहुँचे। उसके बाद तो उनके समर्थन में अकबर के दरबारियों का तांता लग गया। सईद खां ने सलीम से ये वादा करवाया कि गद्दी पर बैठने के बाद वो न तो अपने बेटे को कोई सज़ा देंगे और न ही उन लोगों को जिन्होंने उनका समर्थन किया था। शाम होते होते उनका विरोध कर रहे मिर्ज़ा अजीज़ कोका भी उन्हें बधाई देने पहुँचे, लेकिन सलीम ने उनके साथ कोई अशिष्ट व्यवहार नहीं किया। जब मान सिंह को इसका विश्वास हो गया कि खुसरो को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, वो खुद उन्हें लेकर सलीम के पास पहुंचे। इस बात के संकेत नहीं मिलते कि मान सिंह और अजीज़ ने अपने बूते पर खुसरो को सम्राट बनाने की पहल की थी। मुनिस फारूकी अपनी किताब द प्रिंस ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखते हैं, अपने शासन के अंत तक अकबर इस कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह मुगल गद्दी पर सलीम के दावे को नाकाम किया जा सके। जब सलीम अकबर के शयन कक्ष में दाखिल हुए तो उनकी सांसें अभी भी चल रही थीं। अपने पिता के इशारे पर उन्होंने अकबर का ताज और कपड़े पहने और अकबर की तलवार अपनी कमर पर लटकाई। ये तलवार बाबर की थी। उन्होंने भी इसे अपनी मौत से कुछ समय पहले हुमायूं को दिया था। सलीम ने सजदे में अपने पिता के पैरों पर अपना सिर झुका दिया। असद बेग लिखते हैं, अकबर ने अपनी आंखों से सलीम को मुगल शासन के प्रतीकों को धारण करते हुए देखा। उन्होंने ये भी देखा कि उनके दरबारी नए शासक के सामने सिर झुका रहे हैं। इसके बाद उनकी आंखें हमेशा के लिए मुंद गई। वो दिन था 27 अक्टूबर 1605। लोगों को इसके बारे में पता तब चला जब आधी रात को जनान खाने से महिलाओं के चीत्कार की आवाज़ सुनाई दी। पार्वती शर्मा अकबर की जीवनी अकबर ऑफ हिंदुस्तान में लिखती हैं, अकबर ने सलीम को सत्ता के प्रतीक ताज, पोशाक और तलवार ही नहीं दी, उन्होंने अपनी कुछ निजी सामान भी जैसे तस्बीह और तावीज़ भी सलीम के हवाले किए। पिता की मौत के एक सप्ताह बाद 36 वर्षीय सलीम ने, जिन्हें अकबर ने सलीम चिश्ती से कई मन्नतों के बाद पाया था, उनकी जगह ली। वो अब न तो सलीम रह गए और न ही अकबर के प्रिय शेखू बाबा। भारत की गद्दी पर बैठने वाले इस शख्स का नया नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। उस समय मुगल सम्राट की वार्षिक आय 10 करोड़ पाउंड थी। उसकी 3 लाख सैनिकों की सेना देश की सीमा की निगरानी कर रही थी। आज का पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे। यूरोप का उस समय का कोई भी साम्राज्य अकबर के साम्राज्य से बड़ा नहीं था।